तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नंबर सिस्टम में चल रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने लास्ट में काउंटिंग फॉर्मूलाज और डेसिमल सिस्टम के बारे में सारी चीजें जान ली थी। उसके कई सारे क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके थे। सो आज हम लोग चलने वाले हैं आगे थोड़ा सा, जिसमें हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन की थोड़ी चीजें समझेंगे। सिंप्लीफिकेशन में जो नंबर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है। लाइक सर्ट्स एंड इंडिसेस हैं थोड़े बहुत, और बॉड मास का थोड़ा सा रिलेशन, बॉड मास का थोड़ी थोड़ी जो बहुत चीजें हैं। तो हम लोग एक एक आधा आधा क्वेश्चन से, मतलब एक दो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग समझ लेंगे कि वो चीजें हैं क्या, ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में भी समझ में आ जाए कि नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन किस टाइप से यूज किया जाता है। एंड देन आज का हमारा मेन टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम रहेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक है, नंबर सिस्टम में। और इसके क्वेश्चंस जरूर बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम जिसको हिंदी में समझना है वो समझ लो कि शेषफल प्रमेय होती है, ठीक है। तो एक प्रमेय है शेषफल के लिए, इसमें कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे मिक्स मैच करके क्वेश्चंस इसमें रखे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आपके पक्का आएंगे। तो जरा ध्यान देना, इसमें आपको काफी सारा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से वर्क करना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली बात तो हम लोग जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जो मैंने बताया अभी सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक्स हैं जो नंबर सिस्टम में, उसको खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहला है बॉड मास, ठीक है। अब ये बॉड मास क्या होता है, ये एक रूल है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग स्पीड में आज चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और नंबर सिस्टम को हम एक दो क्लासेस में आप खत्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये सब जितनी भी चीजें हैं, वो हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम का भी एक्चुअली नंबर सिस्टम के अंदर का ही टॉपिक है, बट उसको हम लोग अलग से स्टडी करेंगे क्योंकि वो भी एक काफी बड़ा टॉपिक रहता है। तो उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं, ठीक है। और जितने भी डाउट्स आप लोगों के रहेंगे उसके लिए भी हम लोग सैटरडे को एक क्लास रख लेंगे जिसमें हम लोग डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है बॉड मास। अच्छा, ये बॉड मास के बारे में आप लोगों को काफी पहले से बताया जाता है, अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि सिक्स क्लास से आपका बॉड मास स्टार्ट किया कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये बॉड मास है क्या? ये बॉड मास है कि आपके पास जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं अरिथमेटिक में, या अलजेब्रा भी अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसमें भी, ठीक है। सो बेसिकली अरिथमेटिक में जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, अगर वो सारे के सारे आपको एक साथ दे दिए जाते हैं, क्या क्रम होना चाहिए, क्या ऑर्डर होना चाहिए उनको सॉल्व करने का। सो वो एक ट्रिक है बॉड मास, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ बॉड मास? तो ये एक तरीका है, बॉड मास और कुछ नहीं है। बॉड मास रूल एक तरीका है कि आप अरिथमेटिक के सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। सो हम समझते हैं कि ये बॉड मास क्या है, लेकिन अभी क्योंकि आप लोग हायर क्लासेस में आ चुके हो, ठीक है, आप लोग हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ बॉड मास को ना पढ़ते हुए आपके सामने वी बॉड मास आएगा, ठीक है। अब ये वी बॉड मास क्या होता है कि ये तो नया वर्ड मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो नया वर्ड नहीं है ये वी बॉड मास, आप लोगों के लिए अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। सिक्स क्लास में आप लोगों को सिर्फ बॉड मास पढ़ाया जाता था, ठीक है, लेकिन अभी आपके सामने वी बॉड मास आएगा, ठीक है। तो हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये वी बॉड मास होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपको याद रखना है कि क्या वे होना चाहिए किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ब्रैकेट सब दिए हों, समझ रहे हो आप लोग, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, सब चीज आपको उसमें एक ही क्वेश्चन में दे दी गई हो, तो आप किस क्रम से चलना चाहोगे, किस ऑर्डर से चलना चाहोगे, ठीक है। तो आप ऑर्डर होना चाहिए ये ऑर्डर, राइट टू लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर है, ठीक है। आपका ऑर्डर ये होना चाहिए कि आपको वी बॉड मास से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आप इसको बता तो दो कि वी क्या है, बी क्या है, ये सब है क्या। तो आओ इसको एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। और जो ये वी है, इसका मतलब होता है विनिकुलम। विनिकुलम, ओहो, ये तो बड़ा नया सा नाम सुना हुआ है ना। तो एक्चुअली नया नाम नहीं है, इसको छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया गया है, ठीक है, लेकिन उसको बार के नाम से पढ़ाया गया है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो ये बार भी एक तरह का ही एक तरह का ब्रैकेट ही होता है, ठीक है। ये एक तरह का ब्रैकेट है, कोष्ठक है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विनिकुलम कोई नहीं जानता, इसको सब लोग बार के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप बार के नाम से ही समझ लो, ठीक है। कैसे शो होता है ये?
तो इसके बारे में हम लोग अभी एक क्वेश्चन को देख करके करेंगे। फिलहाल अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे शो होता है तो लेट कर लेते हैं, जैसे कि 3 माइनस 5 है, ठीक है, और इस तरह से लिखा होगा, इसके ऊपर बार लगा होगा। बार कुछ इस टाइप से शो होता है, ठीक है, एक लाइन से ऊपर लगी हुई होती है, ठीक है। और ये कहता है कि सबसे पहले आप कुछ नहीं सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस जो जो भी ऑपरेशन इसके नीचे है, अंडर जो भी ऑपरेशन आ रहा है उसको सॉल्व कर दो। यानी कि ये होगा -2 एंड दैट इज इट, बस ये ओपन हो चुका है। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने का तरीका बस इतना है। तो ये भी एक तरह का ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट्स के टाइप में ही बता दिया जाता है, बट क्योंकि हम लोग बहुत पहले से इसको नहीं स्टडी करते हुए आ रहे हैं, सो दैट मैंने यहाँ पे स्टडी करवा बता दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, जिसमें आपका आता है ब्रैकेट्स। अब ये ब्रैकेट्स का क्या रोल रहता है? ब्रैकेट्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये ब्रैकेट्स का क्या रोल रहता है? जो भी स्पेलिंग हो, तो ब्रैकेट का क्या रोल रहेगा? तो ब्रैकेट्स का देखो रोल में समझना पड़ेगा कि आपको 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है? 3 टाइप के ब्रैकेट रहेंगे, इन तीनों टाइप को किस वे से सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले कौन-सा ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, वो सब हम लोग समझ लेते हैं। तो याद रखना आप लोगों को क्या है कि ब्रैकेट जो होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से टाइप के? सबसे पहले होता है आपका स्मॉल या सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है? सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट में इसको कुछ लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले छोटा कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है? तो सर्कुलर ब्रैकेट बोला जाता है, कुछ लोग इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है? तो कुछ लोग इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। अब आप कुछ भी बोल लो, सर्कुलर ब्रैकेट बोल लो, पैरेंथेसिस बोल लो या स्मॉल ब्रैकेट बोल लो, कुछ भी बोल लो आप लोग, ठीक है? आपका रहना है ये सर्कुलर ब्रैकेट। ये दिखता कैसा है? तो याद रखना ये कैसा दिखेगा। इसको शो कर देता हूं मैं। सो पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है? इसके बीच में कुछ लिखा होगा या ये ना लगा करके मैं सिर्फ इतना इतना आप लोगों के सामने बना देता हूँ। कुछ इस टाइप से दिखता है ये, क्लियर है? नाउ पैरेंथेसिस अगर सबसे पहला ब्रैकेट होता है, सर्कुलर ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड ब्रैकेट का टाइप है आपका कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस बोलो, कर्ली ब्रैकेट बोलो, हिंदी में डाले मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपका सेकंड टाइप का ब्रैकेट रहता है, जिसमें कुछ ऐसा रहता है। क्लियर है? थोड़ा अगर हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो हर एक ब्रैकेट का आपको अलग-अलग मतलब समझ में आएगा कि हर एक ब्रैकेट अलग-अलग चीजें शो करते हैं। अगर इसके अंदर कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, कोई रेंज लिखी हुई है, तो उसका मतलब अलग होता है। तो जब आप 12th क्लास या कभी पढ़ रहे होगे जो मैथमेटिक्स के पार्ट में, तो उसमें डोमेन और रेंज निकालने के लिए आता था, ठीक है? तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए इस तरह के ब्रैकेट्स यूज होते थे और सबका अलग-अलग मतलब होता था। बाय द वे, क्योंकि हम लोग अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, जनरली क्वांट्स पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो उसमें इतना ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा। बस आपको बॉड मास मैं थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करके जल्दी-जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि ये सब लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही, ठीक है? कर्ली ब्रेस के बाद आ जाता है हमारे पास कौन-सा? स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है? तो स्क्वायर ब्रैकेट को हिंदी में बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, जो बड़ा कोष्ठक बोलते हैं कुछ भी कुछ लोग, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, ठीक है? तो ये 3 टाइप के ब्रैकेट्स हैं आपके सामने, सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेस, स्क्वायर ब्रैकेट एंड ये, ठीक है? इससे पहले ये जो विनिकुलम मैंने बताया था, ये विनिकुलम भी एक टाइप का ब्रैकेट ही है, ठीक है? बस याद रखना है वो बार सबसे पहले सॉल्व होता है, इन सबसे पहले सॉल्व होता है। अब आप बोलोगे ठीक है सर, 3 टाइप के ब्रैकेट तो हो गए, लेकिन अब सॉल्व किस वे में करना है? तो आपको याद रखना है इन तीनों टाइप के ब्रैकेट्स को आपको इसी वे में सॉल्व करना है। सबसे पहले ये सॉल्व होगा फर्स्ट प्रायोरिटी में, फिर सेकंड में ये, फिर थर्ड में ये, ठीक है? तो इसी वे में सॉल्व करना है जिस वे में मैंने बताया है। तो सबसे पहले आपका सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व होगा, जो छोटा कोष्ठक है, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, यानी कि सर्कुलर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस,
कर्ली ब्रेस देन स्क्वायर ब्रैकेट, इसी वे में आपको सॉल्व करना है इसको। क्लियर है? नाउ अब इसके बाद की जितनी भी सारी चीजें हैं वो बहुत बेसिक सी हैं, वो आप लोगों को पहले से ही पता है सारी की सारी, देख लेते हैं। सो ओ फॉर होता है ऑफ, और ऑफ जब भी कहीं भी लिखा होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो और देन आप सीधे क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका इन सब का मतलब आप लोगों को पता है। डी मास का, डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड ये सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आपको याद रखना है वी बॉड मास को आपको इसी वे में सॉल्व करना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उसी वे में सॉल्व करोगे, चाहे कहीं से भी आए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में विनिकुलम ना दिया हो, ठीक है, तो आप कहां से ब्रैकेट्स दिए हो तो ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। किसी में ब्रैकेट भी ना दिया हो, ऑफ भी ना दिया हो, डी मास से स्टार्ट कर दो। वे यही होना चाहिए सॉल्व करने का। क्लियर बात है? ठीक है, सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आ जाओ इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे हम लोग, जो जब क्वेश्चंस करेंगे जाकर के तभी हम क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम है, तो उसके लिए हमें समय बचाना है। ठीक है, तो चलो आते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, जरा उसको लगाने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन है, ये वी बॉडमास को ही रिलेट कर रहा है। 3/5 ऑफ, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ठीक है, ये इसमें काफी सारा पूरा बॉडमास यूज किया गया है। यहाँ पे विनिकुलम तो नहीं है, पर पूरा का पूरा बॉडमास जरूर है। ठीक है, तो आप इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे लगता है सिर्फ आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए इसमें समय, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट लेना चाहिए। जल्दी सॉल्व करो, मिलते हैं 10 सेकंड में। आया किसी का आंसर? चलो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग जरा यहाँ पे ध्यान दे लेना। यहाँ पर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वैसे तो 0 है। ठीक है, जो ऑप्शंस में दिखा रहा है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन किस तरह से होता है जरा आप देख लो। तो जैसे मैंने आपको वे बताया है, सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए, सबसे पहले इसमें देखो विनिकुलम तो है नहीं। अब विनिकुलम नहीं है तो कहां से सॉल्व होना स्टार्ट होगा, ब्रैकेट से। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि आप लोगों को समय भी बचाना है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो कि कई सारे ऑपरेशंस एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोई जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो कई सारे स्टेप आप कर सकते हो, यानी कि ये वाला ब्रैकेट एक साथ सॉल्व कर सकते हो, प्लस ऑफ को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा तो नहीं शो करना है स्टेप बाय स्टेप का कोई मार्क मिल रहा है, उसमें एक मार्क का क्वेश्चन होगा तो एक ही मार्क मिलेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं।
3/5 ऑफ को मैंने बताया था कि इंटू में चेंज कर लो, ये हो जाएगा 5/9। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके ही किया जाता है, 5/1 हो जाएगा, पलट दिया। प्लस इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम लूंगा तो 3 एलसीएम आएगा, 3 + 1 4/3 हो जाएगा, एंड ओपन भी कर दिया ब्रैकेट। ये समझ में आया? समझ में आ रहा है? मैं एक ही साथ मल्टी स्टेप्स कर रहा हूँ, मल्टी स्टेप्स को एक ही स्टेप में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ, 21/7 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है, ये तो होगा, ठीक। और माइनस उसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3। क्लियर है इतना? क्लियर है? ठीक है। नाउ इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो सकता है क्या? क्योंकि सब इंटू में है, हो सकता है ना। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5/3, सामने सामने से मल्टीप्लाई कर दो, 5/3 बचा। प्लस यहाँ पे 3/1 कर लोगे तो इसका एलसीएम लो, ये हो जाएगा क्या 4/3 - 3/1। अब बताओ इसका एलसीएम क्या आने वाला है, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 4 - 3 × 1 = 3 9, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा, दैट इज वाई ये आंसर 0। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस स्टेप से चलना है। पहले मैंने ब्रैकेट को ही सॉल्व किया बस, हाँ मल्टी स्टेप्स को एक स्टेप में चेंज करने की कोशिश करी सो दैट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि 30 सेकंड से ज्यादा आपको समय लगना चाहिए था। क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपको, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत सारे, जब आपका क्वेश्चनएयर वाला सीन होगा, मतलब जब भी लेक्चर क्वेश्चनएयर वाला होगा, उसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा इंडिसेस का पार्ट भी समझ लेते हैं। एक्चुअली ये सारे पार्ट सिंप्लीफिकेशन के हैं, चाहे वो बॉडमास हो, चाहे वो इंडिसेस हो, ठीक है। ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो सिंप्लीफिकेशन के, सरलीकरण वाले चैप्टर के हैं, ठीक है। बट इसमें थोड़ा बहुत टच है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बट आज मेन टॉपिक हम लोगों को जरूर करना है, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम रहेगी। ये सेकंड लास्ट क्लास है नंबर सिस्टम की, इसके बाद कल लास्ट क्लास कर लेंगे, एंड देन फिर हम लोग नए टॉपिक में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो नेक्स्ट है इंडिसेस। अब ये इंडिसेस क्या होते हैं? कुछ लोग इंडाइसेस बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं, देखो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है। वो इंग्लिश वाले टीचर से पूछना आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है। मुझे फर्क पड़ता है चाहे इंडिसेस बोलो इंडाइसेस बोलो, ठीक है। वो मुझे इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मुझे फर्क है कि आपको इसके रूल्स पता है कि नहीं। क्लियर बात है? तो उससे वो चीज हमें देखनी है। सो इंडाइसेस का मतलब होता है घात, ठीक है। तो हमारे पास जो घात वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको पावर वाले क्वेश्चंस के बारे में लगभग सारी चीजें पता होंगी, ठीक है, क्योंकि पहले भी पढ़ रखा है। एक क्वेश्चन मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ इसका, और कुछ मैं इसका एक चीज बताने वाला हूँ आज, एक थोड़ा सा हिंट बताने वाला हूँ, वो भी आप करने की कोशिश करना। जरा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इसको सॉल्व आउट करो। और जिनको इसके रूल्स नहीं पता हैं, ठीक है, मैं बता दूं 5 से 10 रूल्स होते हैं बस इसके, ठीक है। एक बार जब मैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में चलेंगे तो इंडिसेस को हम लोग बहुत ब्रॉडली पढ़ेंगे, ठीक है। उस ब्रॉडली में उसमें सारे के सारे 10 रूल्स मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जरा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करो। पहले मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, फटाफट इसको सॉल्व आउट करो। पहला क्वेश्चन है 1/216 to the power -2/3 plus 1/256 to the power -3/4 and plus 1/243 to the power -1/5। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं एंड फिर सॉल्व करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन है, तो ये दो क्वेश्चंस हैं आपके सामने। देखो इसमें से क्या सॉल्व आउट हो सकता है, कितना हो सकता है। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का मैक्स टू मैक्स समय देने वाला हूँ, ठीक है। जरा सॉल्व आउट करने की कोशिश करो जल्दी।
देखो ये इंडाइसेस के क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन में मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस कुछ लोगों से सॉल्व नहीं हो पाते हैं बिकॉज़ उनका जो बेसिक है वो बहुत वीक होता है। तो आज मैं इसी चीज़ के लिए इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको कुछ चीज़ें बता दूँगा जो इंडाइसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? और उसी बेसिस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो करते रहो, ठीक है? जिन लोगों का सॉल्व नहीं हो पा रहा है ज़रा वो ध्यान से यहाँ पे देख लो। सो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ, अभी फिलहाल अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है? और इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए पहले तो, क्या-क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पर भी आपको इस तरह की कोई वैल्यू दी जाती है, जैसे रूट या क्यूब रूट या पेंट रूट समथिंग कुछ ऐसा, इसका मतलब होता है a की पावर 1 अपॉन 3, ठीक है? अगर यही चीज़ मैं लिख दूँ यहाँ पे nth पावर ऑफ a तो इसका मतलब हो जाता है a की पावर 1 बाय n, ठीक है? तो जब भी ये रूट वाला सीन जो बनता है, ये अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो स्क्वायर रूट माना जाता है, ठीक है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो स्क्वायर रूट माना जाता है जिसकी मतलब होता है 1 बाय 2, ठीक है? तो ये याद रखना है। ये जिस भी चीज़ जितना भी रूट होता है, ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये nth रूट है, ठीक है? इसका मतलब है पावर 1 बाय 1 अपॉन में चली जाएगी। क्लियर है? पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि अगर ऐसा है तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद फिर आप लोगों को स्क्वायर्स और क्यूब्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। जो भी स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, मतलब जो आपका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है निकालना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? एंड एक चीज़ और, ज़रा इसी क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन के लिए नहीं, मैं एक और आपके लिए बता देता हूँ, एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये ज़रा आप लोग समझने की कोशिश करना। ये बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली है। क्या कोई बता सकता है कि अगर मैंने इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ पहले। अगर मैंने कहीं पर भी लिखा हुआ है a टू द पावर n टू द पावर m, क्या ये इसके बराबर होगा? कौन बताएगा इस चीज़ को? क्या ये इसके बराबर होगा? है ना? चलो मैं एक चीज़ और समझ लेता हूँ। मैं इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है? कि 2 टू द पावर 3 एंड 3 2, ठीक है? क्या ये बराबर होगा 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2? क्या बराबर होगा ये? ठीक है? सो क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? तो याद रखना ये कभी बराबर नहीं होता, ठीक है? सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये बराबर नहीं होने वाला। a टू द पावर n ये टू द पावर में नहीं है। इसको आप कर सकते हो, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये दोनों बराबर नहीं है। इसकी बात करूँ तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 6, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ये होल पावर में जा रही है। ठीक है? तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, व्हिच इज़ 2 की पावर 6। बट ये क्या है? ये है 2 एंड 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 की पावर 9। तो क्या 2 की पावर 6 और 2 की पावर 9 बराबर होता है? नहीं होगा। दैट इज़ व्हाई याद रखना, जब कभी भी इस तरह का कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है a की पावर n एंड ब्रैकेट लगा हो, m लिखा हो, तो इसका मतलब है इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। ये बन जाएगा आपका a की पावर mn। बट ये नहीं बनने वाला e की पावर mn, क्योंकि वो पावर की पावर है, सक्सेसिव पावर बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं जरा इस कॉन्सेप्ट में, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? जल्दी से।
अब अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या मुझे ये बता सकते हो 216 जो होता है वो किसका स्क्वायर या क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। तो क्या मैं इसको 6 का क्यूब लिख करके यहाँ पे पावर -2/3 लिख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और करी जा सकती है, ये जो माइनस की पावर है, हर जगह पे यहाँ पे देख रहे होंगे आप माइनस की पावर है, तो अगर मैं इसको ऊपर पलट दूं तो क्या हो जाएगा? प्लस की पावर में चला जाएगा। तो हम लोग पहले ही इसको प्लस की पावर में चेंज कर लेते हैं। क्या इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई? ये चीज समझ में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब इसके बाद फिर हम लोग ये करते हैं 6 की पावर 3 टू दी पावर 2/3 प्लस ये बताओ 256 किसका पावर होती है? किसका स्क्वायर या क्यूब होता है? 4 की पावर 4, ठीक है। तो 4 की पावर 4 लिख करके और यहाँ पे लिख देते हैं 3/4, ओके। प्लस 243 इसी हिसाब से 3 की पावर 5 होती है, ठीक है। 3 की पावर 5 एंड 1/5। देखो ये किस तरह के, ये जो ब्रैकेट वाला भी मैंने सीन बताया था आप लोगों को, बताया था ये इनटू होते हैं, दोनों होते हैं, यही तो बताया मैंने अभी, ठीक है। याद रखना ये इनटू होते हैं, लेकिन अगर सक्सेसिव पावर हो तो वो कभी इसके बराबर नहीं होगा। सो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्लियर है? 6 की पावर 2 का मतलब 36 प्लस 4 की पावर 3 का मतलब 64 एंड प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो 64 प्लस 36 100 एंड 103 इसका आंसर हो गया। निकला था किसी का आंसर 103? समझ में आई बात क्या? 103 समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का सॉल्व हुआ जो इसके नीचे था? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या ये सॉल्व हुआ आप लोगों से? इसका क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? इसका आंसर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, नहीं निकला? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो इसका आंसर 1 तो नहीं दे रहा है, 1 ऑप्शन में भी नहीं है, इवन ऑप्शन में 1 भी नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होने वाला है। भाई देखो जब भी बेस सेम होते हैं, बेस तो यहाँ पे सेम है लेकिन इनटू में पावर ऐड होती है, ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को, यही गलती कर दी लगता है। इनटू में पावर ऐड होती है, ए की पावर m लिखा होगा इंटू ए की पावर n लिखा होगा, तब ए की पावर m प्लस n हो सकता है, ना कि इस तरह में पावर ऐड होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ठीक है, ओके। अभी क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे याद रखना 2 इंटू 2 की पावर मैं -1 लिख सकता हूँ क्या? बताओ, ये चीज तो लिखी जा सकती है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। इसी तरह से 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है क्या? प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। -2 की पावर n लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं, देखो याद रखना टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं जो जब भी प्लस या माइनस के बाद टर्म चेंज होता है, कभी भी इंटू या डिवाइड में टर्म चेंज नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूं। इसमें एक टर्म है आपके पास ये, और एक टर्म है ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये इंटू में है, बीच में प्लस है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो क्या मैं ऊपर के दोनों टर्म में से कॉमन ले सकता हूं 2 की पावर n? कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 की पावर -1 बचेगा क्या? बताओ, ये चीज किसको नहीं समझ में आई? नहीं आई? ये चीज समझ आई ना? याद रखना है, दो टर्म्स में से आप किसी एक चीज को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। क्या करना है आपको दो टर्म्स में से कॉमन लेने के लिए? बस इतना देखना है कि दोनों में से कौन सा ऐसा टर्म आ रहा है जो कॉमन है, ठीक है। तो 2 की पावर n, इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 2 की पावर -1 है, क्लियर है? ठीक, अपॉन में फिर से यहाँ पे 2 की पावर n, ठीक, 2 - 1 बचेगा, बचेगा क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर n कैंसिल आउट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, ठीक है। अब बताओ ऊपर क्या है, 1 प्लस 2, इसको 1/2 लिख सकता हूँ?
टू इनवर्स को 1/2 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अपॉन में 2 माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अगर मैं इसका वो करता हूँ, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या बचेगा, 3/2। इसको ए इनवर्स, कभी भी आपको ये लगे कि ए इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है, तो 1/8, क्योंकि हमें पावर पॉजिटिव बनानी है ना, तो 1 की पावर ए की पावर 1 का मतलब ए ही होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे हुआ, तो इसका आंसर 3/2 है, ना कि 1। बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए तो अभी इतना ही रखते हैं, आप लोगों की दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद आप लोग रुकने की कोशिश करना दूसरी क्लास के बाद, ठीक है। आज ही हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, शेषफल प्रमेय, ठीक है। आधे घंटे का एक और हम लोग लेक्चर लेंगे आज ही, सेम डे, ठीक है। तो वो लेक्चर चलने वाला है आपका 11:30 बजे के आसपास, ठीक है। 11:30 या 12 बजे के आसपास फिर से चलेगा, तो जो लोग अभी देख रहे हैं वो दोबारा से आ जाना, ठीक है। और एक और लेक्चर चलाएंगे हम लोग, जो कि हमारा रिमाइंडर थ्योरम का होगा। रिमाइंडर थ्योरम भी आज हम लोग काफी हद तक खत्म करने वाले हैं, क्लियर है, ठीक है। चलो मिलते हैं आज आज के लिए, मतलब आज ही मिलते हैं दोबारा से 12 बजे, ठीक है। जय हिंद। ए भाई, पहली बात तो ये याद रखो, जब लेक्चर चल रहा होगा, गेट नहीं खुलना है, उसको भी बोलना।